चक्रव्यूह में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे पायलट की बात करेंगे जिसने अपना जहाज रनवे से ले जाकर पानी में उतार दिया। एक था सचिन तेंदुलकर और एक है सचिन पायलट। सचिन तेंदुलकर ने अपने बल्ले से जग जीत लिया क्योंकि उनके मन में कैप्टन बनने की महत्वाकांक्षा नहीं थी, परंतु सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनने की लालसा ले डूबी और अब ये हाल है कि ना खुदा ही मिला, ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। 1977 में जन्मे सचिन पायलट 2004 के अंदर 26 साल की कम आयु में पहली बार कांग्रेस के लोकसभा सांसद बने। 2009 के अंदर 31 साल की आयु में मनमोहन सरकार ने उनको अपना केंद्रीय मंत्री बना लिया। 2014 के अंदर 36 साल की उम्र में उनको राजस्थान कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया गया और 2018 के अंदर 40 साल की उम्र में वो डेप्यूटी सीएम बन गए। इतनी कम उम्र में इतनी सारी राजनीतिक उपलब्धियों के बावजूद महत्वाकांक्षाएं कम नहीं हुई। पायलट ने बीजेपी के साथ मिलकर कांग्रेस सरकार गिराने का प्रयत्न किया और सब कुछ किया कराया बर्बाद हो गया। राजस्थान का अंतरकलह और अवसरवाद नया नहीं है। 66 साल पहले यानी 1954 में मुख्यमंत्री जय नारायण व्यास के खिलाफ भी बगावत हुई थी। वो भी कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे। तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उनको बचाने के प्रयत्न किए, लेकिन वो सफल नहीं हो सके और व्यास को अपना पद छोड़कर जाना पड़ा। 1952 में राजस्थान में पहला चुनाव हुआ और जय नारायण व्यास कांग्रेस के अध्यक्ष थे। उन्होंने 2 क्षेत्रों से इलेक्शन लड़ा और दोनों जगह हार गए, परंतु कांग्रेस पार्टी बिल्कुल आज की तरह मरते पड़ते इलेक्शन जीत गई। जैसे आजकल 200 में से 101, उसी तरह उस समय 160 में से 82 सीटें उसके हिस्से में आई। परंतु 38 साल युवा नेता मोहनलाल सुखाड़िया को ये बर्दाश्त नहीं हुआ। उन्होंने बगावत की और उनकी तख्ता पलट दिया। लेकिन कम से कम उस वक्त इतना जरूर था कि सुखाड़िया ने मुख्यमंत्री बनने के बाद अपने 2 साथियों जो पहले व्यास के साथी थे यानी वर्मा और माथुर, उनको लेकर व्यास के घर गए और उनका आशीर्वाद लिया। अब जमाना बदल गया है, अब इस तरह का वातावरण नहीं है। ये केवल कांग्रेस के साथ नहीं हुआ बल्कि भाजपा के साथ भी ये 2 मर्तबा हो चुका है। 1990 में जब केंद्र में वीपी सिंह की सरकार थी, उस समय राजस्थान में भाजपा के शेखावत की हुकूमत थी और उनके खिलाफ बगावत हो गई, लेकिन वो किसी तरह अपनी सरकार बचाने में कामयाब हो गए। 1996 में शेखावत अमेरिका में अपने हार्ट का ऑपरेशन कराने के लिए गए हुए थे। इस बीच उनके एक मंत्री भंवरलाल शर्मा ने राज्य मंत्री शशि दत्ता को साथ लिया और एक निर्दलीय विधायक रणजी मीना को भी अपने साथ मिला लिया। उनको पैसे का लालच दिया, उनको मंत्री पद का लालच दिया और उनके जरिए से बगावत की कोशिश की। लेकिन हुआ ये कि मीणा ने ये खबर शेखावत के दामाद नलपत को पहुंचा दी, जो शेखावत के साथ अमेरिका में था। शेखावत ने जब ये देखा कि सरकार खतरे में है तो वो अपना इलाज छोड़कर डॉक्टरों के मना करने के बावजूद वापस भारत आ गए। 15 दिनों में उन्होंने अपने सभी विधायकों को जमा किया और फिर से अपना बहुमत सिद्ध कर दिया। इससे पता चलता है कि हमारे नेताओं के नजदीक सत्ता की और कुर्सी का महत्व कितना ज्यादा है कि अगर दिल की बीमारी हो तब भी वो उसको किनारे करके सबसे पहले अपनी सरकार बचाते हैं और उसके बाद अपने हृदय की तरफ ध्यान देते हैं। ये वही शेखावत हैं जो आगे चलकर उपराष्ट्रपति भी बने। 14 जुलाई के दिन सचिन पायलट को डेप्यूटी चीफ मिनिस्टरशिप और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के पद से हटाया गया। कांग्रेस ने दुख के साथ उन्हें हटाया मगर पक्ष से नहीं निकाला।
अब पायलट के सामने क्या विकल्प है? पायलट ने ये साफ कर दिया है कि वो भाजपा में शामिल नहीं हो रहे हैं। फिर क्या करेंगे? ये बहुत ही मुश्किल प्रश्न है। पहला विकल्प तो ये है कि वो एक प्रगतिशील कांग्रेस बनाए, इसलिए कि जब सचिन पायलट को हटाया गया तो उनके साथ संगठन के 500 लोगों ने इस्तीफे दिए। यानी सचिन पायलट कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष होते हुए उन्होंने अपने सारे समर्थकों को अलग अलग पदों पर विराजमान कर रखा था। अब जब वो गए तो ये भी जाने लगे। इस बात की संभावना है कि ये सब लोग जो पायलट के साथ कांग्रेस को छोड़ रहे हैं एक नई पार्टी बनाएंगे जिसका नाम प्रगतिशील कांग्रेस हो सकता है। फिलहाल पायलट के पास केवल 21 लोग हैं। उनका दावा है कि 30 लोग उनके संपर्क में हैं, लेकिन ये 30 लोग मिलकर भी उनको दल बदलू कानून से नहीं बचा सकते। उनको कम से कम 34 विधायकों की जरूरत है। अब अगर 34 विधायक उनको नहीं मिलते तो इन सब लोगों का इलेक्शन कैंसल हो जाएगा। पायलट के पास दूसरा विकल्प ये है कि वो कांग्रेस में ही बने रहें और अपने आप को और मजबूत करने की कोशिश करें, लेकिन इस बात की संभावना बहुत कम है कि गहलोत उनको इस बात का मौका देंगे। अपनी और अपने समर्थकों की एमएलए-शिप बचाने के लिए फिलहाल पायलट कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे हैं। गहलोत का कहना है कि हमारे पास 109 विधायकों का समर्थन प्राप्त है। हालांकि ये बात गलत है, इसलिए कि 21 तो पायलट के साथ जा चुके हैं। भाजपा ये कह रही है कि कांग्रेस सरकार अल्पमत में आ चुकी है, इसलिए गहलोत को इस्तीफा दे देना चाहिए। राजस्थान की विधानसभा में कुल 200 सीटें हैं। 2018 में कांग्रेस ने 100 सीटें जीती। एक सीट पर उपचुनाव हुआ, वो भी जीत गई। बहुजन समाज पार्टी के 6 विधायक उसमें शामिल हो गए। इस तरह कांग्रेस की कुल संख्या 107 हो गई। अब राजस्थान के स्पीकर ने पायलट समर्थक विधायकों को नोटिस दिया है। अगर उनकी विधायकी खत्म हो जाती है तो 107 में से 19 कम हो जाएंगे, यानी कांग्रेस के पास केवल 88 विधायक बचेंगे। और अगर 200 में से 19 कम हो जाएं तो कुल संख्या 181 हो जाएगी और उसका आधा 91 होगा। तो गहलोत को अपनी सरकार बचाने के लिए 91 विधायकों की जरूरत पड़ेगी। 88 उनके पास पहले से कम 3 अपक्ष विधायकों को अपने साथ लाना पड़ेगा, तब जाके उनकी सरकार बच जाएगी। इसका मतलब ये है कि आगे वाले समय में अशोक गहलोत को बाहर वालों के समर्थन पर बहुत ज्यादा निर्भर करना पड़ेगा। राजस्थान में 13 निर्दलीय विधायक हैं। उनमें कुछ छोटे छोटे पक्ष हैं, जैसे बीटीपी के 2 विधायक हैं और वो कहाँ जाएंगे ये स्पष्ट नहीं है। उनमें से एक ने तो शिकायत भी की थी कि मुझको बिला वजह बंदी बनाकर रखा गया है। 2 सीपीएम के विधायक हैं, उन्होंने कांग्रेस का अभी राज्यसभा में समर्थन किया था तो पार्टी उन पर नाराज हो गई और उनको सस्पेंड कर दिया गया है। हो सकता है कि वो लोग कांग्रेस में शामिल हो जाएं। सदन में भाजपा के 72 विधायक हैं और उसकी समर्थक राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के 3 विधायक हैं, यानी उसकी कुल संख्या 75 है। भाजपा अगर राजस्थान में अपनी सरकार बनाना चाहती है तो अपक्ष विधायकों की मदद से बड़ी आसानी से बना सकती है। पहले ये बात असंभव लगती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। भाजपा की रणनीति ये है कि जांच एजेंसियों के जरिए से छापे मरवाकर कांग्रेसियों को और उनके समर्थकों को डराया जाए। ये सिलसिला शुरू हो चुका है। अशोक गहलोत के बेहद करीबी और पार्टी में चुनाव प्रबंधन और फंडिंग करने के वाले उपाध्यक्ष आम्रपाली ज्वेलर्स के मालिक राजीव अरोड़ा के यहाँ पहले से छापा पड़ चुका है। इसके अलावा कांग्रेस के नेता धर्मेंद्र राठौड़ के यहाँ भी इनकम टैक्स का छापा पड़ गया। इसी तरह अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत के करीबी दोस्त के होटल फेयर अबाउट पर भी छापा मारा गया। तो केंद्र की भाजपा सरकार इस बात की कोशिश कर रही है कि किसी तरह अशोक गहलोत के समर्थकों को डरा धमका कर अपने साथ लाया जाए। ये खेदजनक परिस्थिति है
कि देश की जनता कोरोना से लड़ रही है और नेता सत्ता के युद्ध में जुटे हुए हैं। राजस्थान की सरकार फिलहाल तो बच गई है, परंतु प्रश्न ये है कि बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, एक न एक दिन तो छुरी के नीचे आएगी। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का चक्रव्यूह। आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो अपने दोस्तों में शेयर करें और इसे लाइक करें। हम बहुत जल्द किसी नए विषय के साथ आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।